आरएसएस की अपनी सोच है, विचारधारा है आदिवासी समाज के बारे में, और वो उस विचारधारा से हम सहमत नहीं होते हैं। अगर आज ये मैं कहूँ कि भाई पूरा आदिवासी समाज हिंदू है, ये भी सही नहीं है। वोट की राजनीति की वजह से ये सब फैसले करते रहे हैं। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस गुजर गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर हर साल यह दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। सिर्फ एक राजनीतिक विचारधारा है जिसने इसे मान्यता नहीं दी, और वह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़ी भारतीय जनता पार्टी। इस बार भी 9 अगस्त को, जब दुनिया भर में विश्व आदिवासी दिवस पर उनकी संस्कृति, प्रकृति के संरक्षण में उनके योगदान से लेकर उन पर मंडरा रहे खतरों और उनकी जिंदगी की चुनौतियों पर चर्चा हुई, तब भाजपा और भाजपा शासित राज्यों में विश्व आदिवासी दिवस को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। नमस्कार, मैं दानिश अनवर और आप द लेंस देख रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व आदिवासी दिवस 2025 की थीम स्वदेशी लोग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अधिकारों की रक्षा और भविष्य को आकार देना रखा है। इस पर कार्यक्रम भी हुए। दुनिया भर में आदिवासी समाज में आदिवासी मुद्दों पर मंथन किया गया, विचार विमर्श किया गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। भारत में भी झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्य में 9 से 11 अगस्त तक 3 दिवसीय आदिवासी महोत्सव का आयोजन हो रहा है। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश की घोषणा की थी। यह अवकाश तो आज भी है। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ सरकार ने 2018 में अवकाश की घोषणा की थी, लेकिन 2018 में कांग्रेस सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में घोषित अवकाश को वर्तमान भाजपा सरकार ने रद्द कर दिया है। यह भी खबर है कि भारतीय रेलवे ने पूर्व में विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में रेलवे ने भी इस घोषणा को रद्द कर दिया। इसे लेकर भी आदिवासी समाज के अन्य संगठनों ने नाराजगी व्यक्त की थी। न केंद्र सरकार, न राज्य सरकार और न ही भारतीय जनता पार्टी और न ही भाजपा सरकार के आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मौके पर आदिवासी समाज को कोई शुभकामनाएं ही दी। शासकीय तौर पर किसी तरह के अवकाश का तो सवाल ही नहीं उठता। भाजपा से जुड़े नेताओं का कहना है कि विश्व आदिवासी दिवस स्वदेशी अवधारणा नहीं है, यह एक पश्चिमी अवधारणा है। उल्लेखनीय है कि आरएसएस अथवा भाजपा आदिवासी की जगह वनवासी शब्द के ही प्रयोग को प्राथमिकता देती है। आरएसएस अथवा बीजेपी आदिवासियों के हिंदू समाज से अलग अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते हैं। दूसरी ओर आदिवासियों की तरफ से देश भर में यह मांग हो रही है कि जनगणना में अलग आदिवासी धर्म को मान्यता दी जाए। इस मामले में हमारे साथ देश के वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम जुड़ रहे हैं, जो पिछले दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में नागपुर में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे, और इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी खास तौर पर उपस्थित थे। हालांकि उनकी राय जो है विश्व आदिवासी दिवस को लेकर संघ और भाजपा से अलग है, लेकिन हम उनसे जानेंगे और विस्तार से उनसे चर्चा करेंगे विश्व आदिवासी दिवस को लेकर और आदिवासी से जुड़े अन्य मसलों को लेकर। आपका स्वागत है। हाँ, देखिए सर, मेरे तो दुनिया के जितने भी देश में आदिवासी समाज के लोग हैं जी, संयुक्त राष्ट्र संघ की इस घोषणा को मैंने तहे दिल से स्वागत किए हैं, क्योंकि आदिवासी समाज कभी सोच भी नहीं सकता था कि संयुक्त राष्ट्र संघ इस ढंग से कोई फैसला लेगी और घोषणा करेगी कि 9 अगस्त को इंडिजिनस डे के रूप में दुनिया में मनाया जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम मानते हैं, और ये मान्यता या रिकॉग्निशन जिसको कहते हैं समाज की, ये यूनाइटेड नेशन ने करके दिखाया है। भारत के लिए अलग ऑप्शन रखा था यूएनओ ने कि आपके ऑप्शनल दे दिया था कि आप मनाना चाहें या न मनाना चाहें। नहीं, इस संबंध में मुझे कोई विस्तार से या ऑथेंटिक मुझे जानकारी नहीं है, पर एक बात जो हमको किसी सूत्रों से पता चला कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो इंडिजिनस शब्द का यूज किया और दुनिया के सभी देशों को लिखा गया कि भाई ये इंडिजिनस डे बनाने जा रहे हैं, तो आपकी अपनी प्रतिक्रिया हर देश को पूछा गया था। तो अपने देश में भारत सरकार ने ये कहा कि हमारी संविधान में इंडिजिनियस शब्द नहीं है, बल्कि हम लोगों ने भारत के संविधान में
शेड्यूल ट्राइब शब्द है और उसका उपयोग न कर रहे हैं संविधान में, और उसके भारत सरकार में या देश में इसी टर्मिनोलॉजी का उपयोग होता है, इसलिए हम इंडिजिनस शब्द का उपयोग नहीं करेंगे, ऐसा जानकारी हमें बाद में पता चला। सर, अब क्या सोचते हैं कि जो ये विश्व आदिवासी दिवस मनाने की जो घोषणा 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी, इस घोषणा से कितनी ताकत आदिवासी समाज को विश्व भर में मिली है और कितनी पहचान, किस तरह की पहचान उन्हें मिली है? देखिए, इसके पहले तो हम सभी के आदमी व्यक्ति महसूस करते थे कि दुनिया में आदिवासी या ट्राइबल या इंडिजिनस लोगों की कोई चर्चा तो होती नहीं थी। जी बिल्कुल। पर ये बहुत बड़ी बात है कि, और ये बात ने हम तो संयुक्त राष्ट्र संघ का बहुत आभारी हैं कि इसको विचार किया, और 1982 से एक्सपर्ट कमेटी के ने इसको सोचना शुरू किया कि भाई हम इंडिजिनस लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए क्या करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, और संयुक्त राष्ट्र संघ में और किसी समाज के लिए तो किया नहीं, तो कम से कम आदिवासी समाज के लिए किया है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए और दुनिया भर के आदिवासी समाज के लिए ये बड़ा गौरव का विषय है। क्या दुनिया भर में इससे जो आदिवासी समाज के जो मुद्दे हैं, जो संगठित, क्या वे संगठित हुए हैं, संगठित रूप से सामने आए हैं? नहीं, ऐसा तो मुझे जानकारी नहीं है, पर एक बात तो मैं अपने देश के बारे में कह सकता हूँ कि इसकी जानकारी बहुत बाद में अपने देश में मिला। 1994 यानी 94 के मैं समझता हूँ कि 7-8 साल बाद पता चला हम लोगों को भाई कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक फैसला किया है कि भाई 9 अगस्त को डे के रूप में या आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और मैं स्वयं हम छत्तीसगढ़ के तरफ यहाँ से कुछ लोग गए थे जमशेदपुर दूसरे साल जब मना रहे थे, ये जानने के लिए भाई कि है क्या। हम गए, वहाँ के लोगों से मिले, तब पता चला कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये फैसला किया है। तो भारत सरकार से या देश में इसकी कोई ज्यादा पब्लिसिटी नहीं हुई, और क्यों नहीं हुई हम नहीं जानते। संस्कृति हो या प्रकृति के संरक्षण में उनके योगदान को लेकर हो या उन पर मंडरा रहे खतरों को लेकर हो, आदिवासी दिवस के पीछे का जो कॉन्सेप्ट था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, वो यही था। आज के परिदृश्य में क्या मानते हैं कि जो ये कॉन्सेप्ट था वो कितना यथार्थ है? और क्योंकि अभी भी चाहे वो हसदेव की कटाई का मामला हो, चाहे बस्तर में मामला हो, बहुत सारे देश, हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, इसके अलावा देश भर में मुद्दे चलते रहते, तो इसे कितना मानते हैं कि जो ये अपनी संस्कृति की रक्षा की बात हो, चाहे प्रकृति के संरक्षण की बात हो, वो कितना यथार्थ हो रहा है? हकीकत तौर पर क्या सोच रहे हैं इसको लेकर आप? देखिए, इस दिशा में मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ जी, क्योंकि ऐसा मैं महसूस करता हूँ कि कहीं ना कहीं पहले तो संविधान में जो भी व्यवस्था रही है आदिवासियों के बारे में, सरकारों में गंभीरता थी, पर अब कालांतर में धीरे धीरे इस मामले में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमजोरी आना शुरू हो गया। और अब तो ऐसा महसूस करते हैं कि बहुत सी व्यवस्थाओं का तो खुला उल्लंघन हो रहा है। जैसे मैं एक अपने उदाहरण के तौर पे कह सकता हूं कि 1996 में पार्लियामेंट में हम लोगों ने पेशा कानून की जो कानून बना, ये हम लोगों को आभास हो गया था आदिवासी सांसदों को कि भविष्य में उदारीकरण के बाद इस देश में आदिवासी इलाकों के संसाधन पे बहुत बड़ा हमला होगा, ये आभास हो गया था। तो पेशा कानून पेंडिंग में था पार्लियामेंट में, तो थोड़ा बहुत उस कानून में हम लोगों ने कुछ बचाव के प्रावधान का व्यवस्था किया था। पर आपको आश्चर्य होगा कि इतने साल बाद भी बहुत से राज्यों में उनका इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स नहीं बने, और जहां रूल्स बने भी हैं तो आज भी अधिकांश राज्यों में और भारत सरकार पेशा कानून जो पार्लियामेंट में पास हुआ उसको ईमानदारी से पालन नहीं कर रहा है, बल्कि इंटरनली
इसको सैबोटेज करने के प्रयास चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो कर रही है। तो ये हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया था, उतना ही गंभीरता से इसको सैबोटेज करने के प्रयास इस देश में हो रहा है। अभी आप आरएसएस के एक प्रोग्राम में गए थे, वहां मुख्य अतिथि भी थे। आरएसएस का इससे इस आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस को लेकर बिल्कुल अलग ही मानना है और वो आदिवासी शब्द के कॉन्सेप्ट से ही इनकार करते हैं। उनका मानना है कि वनवासी, जो जिस शब्द को वो प्रचलन में लाना चाहते हैं कि आदिवासी नहीं, वो वनवासी हैं। तो उनकी पॉलिटिक्स जो है वो आदिवासियों को हिंदू समाज में ही वो मानते हैं कि हम आदिवासी जो हिंदू समाज का ही एक अंग है। तो इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, नागपुर जो मुझे जो आमंत्रित किया गया था, मैं स्वयं भी इस बात पे आश्चर्य किया कि मेरा कोई आरएसएस से तो संपर्क तो था नहीं पहले। जी बिल्कुल। पर अब मुझको आमंत्रित किया गया इतने बड़े फंक्शन में मुख्य अतिथि के रूप में, ये अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। उस मंच में आमंत्रित किया गया, पर आरएसएस के विचारधारा को मैं जानता हूँ, क्योंकि इतने साल पब्लिक लाइफ में रहे। तो ये बात सही है कि आरएसएस अपनी विचारधारा बहुत स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो अपनी विचारधारा में कायम रहते हैं। पर जो मैं गया था और मैं बहुत सालों से इस बात को सोचता रहा कि जब कभी भी मुझे ऐसा मौका मिलेगा कि आरएसएस के बीच में जाने का या उनसे मिलने का, तो मैं अपनी समाज की बात, जो आदिवासी समाज की बात को उन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, उनसे अपनी विचार रखने का कोशिश करूंगा। इसलिए क्या कि आरएसएस की अपनी सोच है, विचारधारा है आदिवासी समाज के बारे में, और वो उस विचारधारा से हम सहमत नहीं होते हैं। तो इसलिए हम उसकी सबसे बड़ी जो कारण मैं समझता हूँ कि आदिवासी समाज को समझने की जो तौर तरीका है, उनका अपना अलग तौर तरीका है, जिसके वजह से वो सही बात को वहां तक समझने में या जानने में या विचारधारा की वजह से जो हकीकत है उससे इनकार करते हैं। तो ये बात तो है उनमें, पर जो धीरे धीरे मैं ऐसा महसूस किया हूँ वहां जाने के बाद कि अगर समाज की तरफ से समय समय पे अपनी बात को ठीक से रखा जाए तो संघ में या आरएसएस में कहीं ना कहीं संशोधन की गुंजाइश तो है। जैसे आपने कहा कि आदिवासी शब्द पहले उपयोग नहीं करते थे, पर कहीं ना कहीं देश में एक वातावरण बना, समाज की तरफ से दबाव बना, तो अब उस शब्द का उपयोग करना बंद कर दिए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है समाज के लिए भी, देश के लिए भी, और उन लोगों ने स्वीकार तो किया, कम से कम इस बात को रियलाइज तो किया कि वनवासी शब्द की जगह अब कहीं दूसरा तो जनजाति शब्द का उपयोग करते हैं। तो ये बहुत बड़ी उनके विचारधारा में परिवर्तन होना अच्छी बात है। ये फ्लेक्सिबल जो पॉलिसी रखे हैं तो ये अच्छी बात है। तो इसी प्रकार से जो मेरा जो प्रयास यही रहा है वहां पर कि मैं अपने समाज की, पूरे देश की समाज की, जो आदिवासी समाज की जो परंपरा है, बहुत सी चीजें हैं, उनको उनके पास रखने का, उनके सामने रखने का प्रयास किया है। और मैंने बहुत से मामले में मैंने कहा कि इसमें आप विचार करिए, और जो संशोधन हो सकता है कि आपके जो सोच के दायरे के तहत हो सकता है, तो उसमें संशोधन करिए, उसमें क्या दिक्कत है। आरएसएस और भाजपा का जो मूल मंत्र है कि वो जो प्राथमिकता देते हैं कि आदिवासी जो है वो हिंदू समाज का एक अंग है, आप इससे कितना सहमत थे, कितना सही मानते हैं? क्योंकि देश भर के कई आदिवासी जो लीडर हैं वो इसको गलत मानते हैं और इसको लेकर वो लड़ाइयां भी लड़ रहे हैं। तो आपका क्या मानना है इसको लेकर? देखिए, ये ऐसी चीजें हैं कि अगर आज ये मैं कहूँ कि भाई पूरा आदिवासी समाज हिंदू है, ये भी सही नहीं है जी। पर ये भी मैं कहूँ कि भाई ये आदिवासी समाज पूरे के पूरे अपनी आइडेंटिफिकेशन में बिल्कुल मेंटेन किए हुए हैं, अपनी पहचान को जो आदिवासी की है वो भी सही नहीं है। तो मैंने संघ में एक बात को कहा, जब मुझे पूछा गया इसमें
नागपुर में। तो जी मैंने कहा, मैंने अपनी यानी समाज की, जो मेरी समाज गौड़ समाज से मैं आता हूँ, जो सेंट्रल इंडिया में है, तो मैं वो एक बात को कहा कि मेरा समाज करीब दूसरे नंबर आबादी के हिसाब से, भीलों के बाद आदिवासियों के, गौड़ मेरे समाज का है जो सेंट्रल इंडिया में है। मेरा समाज अगर मैदानी इलाके में है तो ज्यादा सनातनी है, जी और जंगल इलाके में, वन क्षेत्र में अगर है तो वो कमिटेड आदिवासी है। अब इसको क्या करोगे, इसका क्या है करोगे जी बिल्कुल, कि यही बातें आधा उठती रहती हैं। जी आधा समाज यानी, इसलिए कि मैदानी इलाके में अन्य समाज के साथ रहता है और उसका असर तो है। जी बिल्कुल। समाज में परिवर्तन होता रहता है, कोई नई बात है नहीं, ये सिविलाइजेशन का हिस्सा है। पर जो जंगल के इलाके में रहते हैं, अपनी उसको बना के रखा है। तो जी ये, इसको आप नहीं कहेंगे या टोटल कहेंगे हम हिंदू नहीं है। तो मैं तो अपने, मैंने ससुराल का भी उदाहरण दे के कहा। मेरे ससुराल में ज्वाइंट फैमिली है, तो आधा सनातनी हिसाब से चलते हैं, आधा एक आदिवासी हिसाब से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपस में चलते रहता है। जी तो ये जो बात है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ, ये ज्यादातर जो चुनावी राजनीति को ध्यान में रख करके इस मुद्दे को ज्यादा उछाला जाता है। पर मैं इतना कह सकता हूँ कि भविष्य में धीरे धीरे आदिवासी समाज अपनी पहचान सनातनी की ओर ज्यादा खिसकता जा रहा है। जी जी। इसीलिए शायद शायद 1952 के बाद से जो जनगणना हुई उसमें धर्म का कॉलम जो है आदिवासियों के लिए नहीं रखा गया, उन्हें एक हिंदू धर्म में ही माना गया। अब जो उनकी मांग चल रही है कि धर्म कोड को लेकर कि आदिवासी धर्म का एक कॉलम हो, धर्म के कॉलम में आदिवासी का जिक्र हो, इसको लेकर आप कितना सही मानते हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, नागपुर के जो सभा में जी जो मैंने अपने विचार या भाषण जो मैंने दिया है, जी उसमें इस धर्म कोड के बारे में आखिरी जो पॉइंट है या मुद्दा है, जी उसको मैंने उल्लेख किया है। और मैंने संघ के सामने या देश के सामने इस बात को कहा है, और उसमें डॉक्टर मोहन भागवत साहब को विशेष रूप से एड्रेस करते हुए कहा कि भाई, ये जो धर्म कोड का मामला जो हम लोगों ने मांग रखी है, वो आपके लिए भी बड़ा मुश्किल काम है, यानी डिफिकल्ट काम है। और के साथ साथ हम आदिवासी समाज के लिए भी बहुत मुश्किल काम है। जी आपके लिए इसलिए कि आप अपने विचारधारा से बिल्कुल विपरीत पाते हैं, ये डिमांड है। पर हमने ये बात कहा कि जब इस देश में बौद्ध धर्म पैदा हुआ, आपके जैन धर्म पैदा हुआ, सिख धर्म पैदा हुआ, इस बीच में सनातनी के बीच में पैदा हुआ, जी और उनको आपने मान्यता दिया, और आपस में इसमें एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। जी पर अपनी वो पहचान भी बना रहे हैं, और साथ में सनातनी के साथ में तालमेल भी है। जी तो मैंने उनको यही कहा कि कहीं ना कहीं हमको धर्म कोड की में जगह मान्यता दे करके हमको एक जगह, वो जो जिस ढंग से अन्य समाज है उसी ढंग से कहीं जगह मिल जाए, तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पर मैंने जो उनको कहा कि हमारे लिए भी दिक्कत ये बात की है कि देश का निर्वाचन आयोग अगर पूछेगा कि आप लोगों ने क्या फैसला किया, क्या होना चाहिए धर्म कोड, एक शब्द बताइए, तो आज हम लोग बताने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि जी भील बिल्कुल। समाज अपना ढंग कह रही है, गौड़ समाज अपना कह रहा है, संथाल और उरांव अपने अपने ढंग से, सब समाज अपने अपने ढंग से कह रहे हैं, कोई एक रूपता नहीं है। ये बड़ा तो दिक्कत है। एक रूपता तो मतलब ये पूरे बात, आदिवासियों को एक मंच पर होकर एक रूपता लानी होगी, उसके बाद फिर इस पर लड़ाई लड़नी चाहिए, ये आपका मानना है? में भाई मान्यता तो भाई इलेक्शन कमीशन तो जो तभी मानेगा ना, 10 जी अलग अलग बात रखेंगे तो 10 चीज को तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जी ये भी वैसे समाज के सामने है, पर एक साथ कहीं बैठ करके कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल आएगा, ही ऐसा नहीं है, होगा, जी ये कहीं ना कहीं होगा। तो उसी उम्मीद ये है। पर अगर एक हो जाए, और जो मैंने जो बात कही दूसरे अन्य जो
चाहे वो बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो या सिख धर्म हो, जी उनको ध्यान में रखते हुए अगर विचार करेंगे तो मुझे लगता है कि संघ में कुछ न कुछ विचार हो सकता है। ये मेरी ऐसी मान्यता है, इसीलिए जी इस बात को मैंने कहा है अपनी भाषण में। जी। एक और आखिरी बात, आप पूरा विश्व इस बात को मान रहा है कि विश्व आदिवासी दिवस जो है वो आदिवासियों के लिए एक बहुत यूएनओ की तरफ से दिया गया एक अच्छा तोहफा है। इस दौरान पूरा विश्व जो है आदिवासी समाज को, आदिवासियों को जान रहा है, उनको ताकत मिली, उनको पहचान मिली। भाजपा और आरएसएस जो है वो इस आदिवासी दिवस को मानने के लिए क्यों तैयार नहीं है? आप भाजपा ही को दोष दे रहे हैं। जी, पूरा देश है, भारत सरकार। जी उस समय तो कांग्रेस की सरकार रही ना। जी। नहीं, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने बाद के वक्त में, चाहे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बात करें, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो अवकाश, आदिवासी दिवस के दिन अवकाश निर्धारित किया। तो लेकिन भाजपा, अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा के, अपने छत्तीसगढ़ में भाजपा आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री आते हैं, लेकिन उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस के दिन ना कोई छत्तीसगढ़ में किसी तरह के कोई शासकीय कार्यक्रम हुए और ना ही उनकी तरफ से कोई शुभकामनाएं संदेश आए। तो इसको लेकर मेरा इस वजह से भाजपा पर जोर है कि भाजपा इसको लेकर मैं उसको अब दूसरे ढंग से मैं आपको कह रहा हूँ। जी भारत सरकार में कांग्रेस की सरकार थी। जी कांग्रेस सरकार ने इस इंडिजिनस शब्द को स्वीकार नहीं किया, बिल्कुल ये कह के कि हमारे संविधान में व्यवस्था है। जी तो इसका मतलब ये हो कि इनडायरेक्टली ये उसका विरोध में था। जो यूएनओ के, यूनाइटेड नेशन के जो प्रस्ताव, इसको विरोध में था। जी और राज्य सरकारों में बीच में छुट्टियों का प्रावधान तो था, जी पर बाद में उसको कहीं ना कहीं विड्रॉ कर लिए। जी। पर एक बात तो है कि भाजपा या आरएसएस, एक बात तो है कि वो अपने आए तो है, हम विरोध कर रहे हैं तो विरोध कर, सहमत नहीं है तो सहमत नहीं है, ये तो स्पष्ट है। पर कांग्रेस में कभी ढुलमुल की स्थिति होती है ऐसे मसलों पे। तो जैसा आपने कहा ना कि राज्यों में छुट्टी नहीं देते रहे, पर केंद्र में कहाँ छुट्टी देते रहे? जी बिल्कुल। कांग्रेस की सरकार ने भी कभी छुट्टी नहीं दिया केंद्र में, पर राज्य सरकार वो वोट की राजनीति की वजह से ये सब फैसले करते रहे हैं, चाहे कोई भी सरकार हो। जी जी। जहाँ देखते हैं कि यहाँ आज भी जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ डायरेक्टली इन्वॉल्व करते नहीं, पर अपने उनके लोग तो इन्वॉल्व होते हैं समाज की तरफ से जब कार्यक्रम होता है। तो ये भी ये है कि भाई डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्टली अपना पार्टिसिपेट करो और सीधे ना कहोगे हम इससे सहमत है, ये होता है। अब ये तो राजनीति में, ये राजनीतिक दलों का ये चाल चरित्र होता ही है ऐसे बहुत से मसलों में। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमसे आदिवासी दिवस से लेकर आदिवासियों के धर्म के कॉलम पे एंट्री को लेकर हमसे बात की। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे अरविंद नेताम जी, जिन्होंने उस वजह को बताया कि क्यों भाजपा और आरएसएस विश्व आदिवासी दिवस को नहीं मानने के अपने स्टैंड पर कायम है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि संघ के कार्यक्रम के दौरान भी उन्होंने कहा कि जनगणना में धर्म का कॉलम आदिवासियों के लिए क्यों जरूरी है। जिस तरह जैन, बौद्ध और सिख धर्म को मान्यता दी, उसी तरह आदिवासियों को भी मान्यता देनी चाहिए। लेकिन इस मान्यता से पहले उन्होंने आदिवासी समाज में इस निर्णय को लेकर एक मंच पर आने की बात कही। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे पत्रकारिता की ताकत है। धन्यवाद।